क्या हमारे शरीर में 37 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। हमारे शरीर में कोशिका क्या होता है ये तो पहले समझेंगे। क्लास 9th जीवन की मौलिक इकाई एक चैप्टर है, उसमें कोशिका है। किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आता, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक पैसे का भी आपको नहीं रहेगा कि हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, वो नहीं हुआ, सारा का सारा आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होता है? सभी सूक्ष्म जीव, हम इंसान है ना, हमारा भी शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कैसे? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब इतनी छोटी कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है जो कि हमारा पूरा शरीर एनर्जेटिक भी रहता है, सब कुछ रहता है। तो आज हम ये भी बताने वाले हैं आपको। कोशिका सभी सूक्ष्म जीव, सभी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। अब कोशिका इन्हें कहते हैं। कोशिका की परिभाषा क्या है? कोशिका की परिभाषा यह है, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, जो कि हमें संरचना प्रदान करे और हमें क्रिया करने के लिए उत्सुक करे, जिससे हमारा पूरा क्रिया तंत्र चलता हो, चाहे वो एक कोशिका हो चाहे बहुकोशिका, उसी को कोशिका कहते हैं। यह जीवों की संरचनात्मक इकाई है, जीवों की यह संरचनात्मक इकाई है। तो आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे, कोशिका से शरीर इतना बड़ा कैसे बना, इतने बड़े हम कैसे खड़े हैं, हाथी इतना बड़ा है, और जिराफ, घोड़ा, ये सब कोशिकाओं से तो मिलकर बने हैं। तो यह जीवों की कार्यात्मक इकाई भी है। हम चलते हैं, घूमते फिरते हैं, यह क्रिया भी कोशिका करता है। लेकिन कोशिका सब अलग अलग होती हैं, जो अलग अलग कार्य के लिए बनी होती हैं, वो भी बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। जीव की सभी आवश्यकता क्रिया, जीव की जो आवश्यक क्रियाएं हैं, चलना फिरना, खाना पीना, सब कुछ कोशिका में ही संपन्न होता है, इसी भीतर होती है। अभी हमने आपको बताया ये सब कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। तो अब ये कोशिका है, कोशिका के बीच ये केंद्रक पाया जाता है। क्या है? केंद्रक। ध्यान रखिएगा, जैसे हमारा दिमाग होता है उसी तरह हमारी कोशिकाओं का भी एक दिमाग होता है, जहां हमारा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, उसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक ये है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये केंद्रक हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहां से देखिए, ये शरीर है, ये लीवर है, मान लीजिए क्या लीवर है ही। लीवर का यहां डायग्राम बना है, यह किससे बना है? यह ऊतक से बना है। एक प्रकार की कोशिकाएं जब मिलती हैं, कई सारी, जैसे हमारा एक कोशिका है जो कि एक प्रकार का है, एक प्रकार का ही कार्य करता है, तो वह मिलती हैं किसमें? वह बनती हैं ऊतक। एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, और वही कई सारे ऊतक मिलके, ऊतक का जाल मिलके बनता है एक अंग, और कई सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र, जिसे शरीर कहते हैं। एक जीव का निर्माण होता है। तो हमारी कोशिकाओं में इतनी सारी जो दिखाई दे रही है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब क्या होती हैं? तो कोशिका की खोज किसने किया? क्या उन्हें आया था सपने में ये कोशिका होता? ऐसा नहीं है भाई। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट में। कोशिका की खोज कहां से हुई? एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उनका बुक का नाम भी हम आपको बताने वाले हैं। रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज की? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। और कब किया? सन 1665 ईस्वी में। कब? सन 1665 ईस्वी में। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 में कोशिका की खोज की गई। ठीक, कमेंट में बताते रहिए, कोई भी क्वेरी हो। आपका भाई यहां खड़ा है, जब तक भाई है तब तक
टेंशन लेने की बात नहीं है। उन्हें स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, उन्होंने जो ये बनाया था अपना सूक्ष्मदर्शी, स्वनिर्मित था, उन्हीं के द्वारा बनाया गया होगा। यह रॉबर्ट हुक का सूक्ष्मदर्शी है। इस सूक्ष्मदर्शी के थ्रू इन्होंने कार्क में ऐसे मधुमक्खी के छत्तों के समान, ये देख रहे हैं आप सब, ये मधुमक्खी के समान छत्ते पाई जाती हैं। ये देखिए, मधुमक्खी के समान छत्तों में पाई जाती है, जिन्होंने इन्हें कोशिका नाम दिया। क्या? कोशिका। इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना देखी, और ये कोशिका के बारे में ये लिखे कहाँ हैं? आप सब बताइए, हम आगे तो बता रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी प्रकोष्ठ देखी गई। अभी हमने आपको बताया मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटी छोटी कोष्ठक की तरह, गोले के समान मधुमक्खी की छत्ते आप सबने देखी होगी, उसी तरह इन्होंने बनाया था। उन्होंने इस प्रकोष्ठ को कोशिका नाम दिया। अभी इन्होंने कोशिका नाम तो दे दिया, लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका, यानी कि डेड सेल। इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। किस सेल की? डेड सेल। ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट में बताइए, हम आपको उस सवाल का आंसर जरूर देने वाले हैं। ये कार्क की कोशिकाएं हैं। अब आगे बात करते हैं जीवित कोशिकाओं की किसने खोज की, और रॉबर्ट हुक के बुक का नाम क्या था? जीवित कोशिकाओं की खोज, पहले रॉबर्ट हुक के बुक का नाम, रॉबर्ट हुक का जो बुक था जिसमें यह लिखा गया था वो क्या था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में तो इन्होंने लिख दिया, लेकिन इन्होंने डेड सेल के बारे में लिखा। किस सेल के बारे में? डेड सेल। अब जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की। ल्यूवेनहॉक। कमेंट में बताते रहिए आप भी कब किया, बताइए कब किया इन्होंने? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में इन्होंने कहां पे खोज किया? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। कहां पे की, ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कहां पे किया? वो किया तालाब के जल में। तालाब के जल में। किसमें? तालाब के जल में। तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं की खोज की गई। तो अब इसके बाद कोशिका के प्रकार के बारे में समझते हैं। कोशिका, तो इसके बाद कोशिका के सिद्धांत के बारे में समझते हैं। कोशिका का सिद्धांत आखिर किसने दिया? कमेंट में बताइए। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। कौन कौन? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका की सिद्धांत को दिया था। क्या इन्होंने दिया था? इनके द्वारा दिया गया था सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि जो होते हैं वह कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने क्या दिया था? दूसरा, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, जो कि परिभाषा में दिया गया है। कोशिका जीवन की मौलिक मूलभूत इकाई है, या शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वही बात यहीं पे लिखा गया है। और बिरचो के द्वारा क्या कहा गया? बिरचो ने क्या कहा? एक कोशिका जो होती है टूटकर नई दूसरी कोशिका का जन्म बनाती है, दूसरी नई कोशिका बनाती है। जैसे कि यह एक कोशिका है, बीच में ये जो दिख रहा है आपको, इसे केंद्रक कहते हैं। इसी के अंदर डीएनए पाया जाता है,
और डीएनए क्या होता है, इसका पूरा नाम आप बताइए, हम आगे डीएनए के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। यह है केंद्रक, मातृकोशिका, यानी कि ये मदर सेल है और यह टूट के 2 कोशिकाओं में विभक्त होगी। ये 2 कोशिकाओं में विभक्त होगी। ध्यान रहे, विभक्त होते समय साथ ही साथ केंद्रक का भी विभाजन होता रहता है। साथ ही साथ केंद्रक का भी विभाजन होता रहता है। फिर ये कोशिकाएं 2 अलग अलग भागों में विभक्त हो जाएंगी। ये 2 डॉटर सेल का निर्माण हो गया। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में हमने आपको क्या बताया? कोशिका सिद्धांत को किसने दिया? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1938 और 1939 में स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत को 1938 और 39 में प्रस्तुत किया गया। इनके द्वारा जो सिद्धांत था, सभी कोशिकाएं, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बिना कोशिका के यानी कि जीवन संभव नहीं है। ठीक। नियम दूसरा, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई। विर्चो ने क्या कहा? विस्तार, विर्चो का विस्तार के बारे में अभी हमने आपको बता दिया। सभी कोशिकाएं मातृ कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि कोशिकाओं का विभाजन होकर 2 कोशिकाओं में बट जाती हैं। लेकिन कोशिका विभाजन भी 2 प्रकार की होती है। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अब अगला आता है केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। केंद्रक के आधार पर जो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जा रहा है, इसके आधार पर कोशिका का प्रकार। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अच्छा ये बताइए आप सब, प्रोकैरियोटिक कोशिका तो होती हैं, क्या उसमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है? और पाया जाता है तो कहां पर पाया जाता है? तो पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है? कोशिका के आधार पर अंतर। कमेंट में बताते रहिए। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हम उसका जवाब देंगे। तो चलिए, जो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसका जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए हो गया, वो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। केंद्रक द्रव्य, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया नहीं जाता तो केंद्रक द्रव्य नहीं पाया जाएगा। ये है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यह न्यूक्लियाइड है और यह केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है, यह पूरा केंद्रक हो गया। एक मिनट, यह पूरा हो गया केंद्रक। इसके अंदर जो पाई जा रही हैं, वो पाई जा रही हैं केंद्रिका, यानी कि केंद्रक का जो, और केंद्रक के अंदर जो बीच वाला पॉइंट है उसे केंद्रिका कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? केंद्रिका। ध्यान रखिएगा, इसे केंद्रिका कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार के आधार पर ये छोटी होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। जब केंद्रक का अभाव होता है तो इसमें केंद्रक झिल्ली कहां से पाया जाएगा भैया? अभी हमने आपको बता दिया, इसमें केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक। यूकैरियोटिक कोशिका आकार में सबसे बड़ी, सुस्पष्ट, और इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव नहीं होता, यानी कि केंद्रक झिल्ली अंगक, और इसमें सभी अंग पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए, राइबोसोम केवल 70S पाया जाता है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक। और कौन कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता? लाइसोसोम,
प्रोकैरियोटिक में झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें झिल्ली पाई जाती है। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें आवरण पाया जा रहा है, वो भी इसमें डबल आवरण पाया जाता है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात कर रहे हैं। फिर आगे पादप कोशिका। पादप कोशिका क्या होता है? क्या पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग है? जी हां, क्योंकि पादप कोशिका जो होती हैं उसमें एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। पौधों में पाई जाने वाली कोशिका यूकैरियोटिक होती है। हाँ, वहीं पे बात की जाए यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? जीवाणु हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, यह हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका यह हमारी है, जो कि ये बाहरी आवरण जो आपको दिख रहा है इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। यह जो है रसधानी है, रसधानी। ठीक, आपको अच्छे से समझना है। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, और ये केंद्रक है। अब कुछ लोग कहते हैं केंद्रक बीचों बीच पाया जाता है, ऐसा नहीं है भाई। केंद्रक पूरे कोशिकाओं में इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। वो ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं हम बीच में ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक, और ये सब जो दिख रहा है सिक्के के आकार का, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट यह प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है, यानी कि यह भोजन, पौधों में भोजन बनाने का कार्य करता रहता है। इसके बिना यानी कि भोजन नहीं बन सकता। अगर पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो जीव मर जाएंगे। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि हमें जो पोषण मिलता है वो पेड़ पौधों से मिलता है। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो मांस मछली खाते हैं, लेकिन वो सब भी, जैसे कि मुर्गा हो गया, बकरी हो गई, बकरी घास खाती है और घास को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाने की आवश्यकता होती है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। तो इसके बाद आता है, इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, आपको क्या लगता है इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाएगी तो इसमें छिद्र नहीं होंगे? अगर छिद्र नहीं हुए, बीच बीच में कट नहीं बना, तो यह भोजन जो आर पार होती है कोशिका के, वो कैसे आर पार होंगी? पोषण इस कोशिका को कैसे मिलेगा? इसीलिए इसमें बीच बीच में कई सारे छिद्र पाए जाते हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। अभी हमने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट जरूरी है। इसमें बड़ी रसधानी पाई जाती है। रसधानी जो है यह कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है, लेकिन छोटी होती है। लेकिन इसमें क्यों बड़ी पाई जाती है इसके बारे में भी हम बता रहे हैं, क्योंकि यह इसमें कुछ पोषण को एकत्रित करते हैं। यह रसधानी इस कोशिका का लगभग 50 से 90% तक हो सकता है। 50 से 90% तक हो सकता है। कितना? 50 से 90%। रसधानी 50 से 90% तक हो सकता है। अब आगे जंतु कोशिका क्या होती है? हमने पादप कोशिका के बारे में जान लिया। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हुआ हो वो कमेंट में जरूर आप बताइएगा। तो जंतु कोशिका क्या होती है? जंतु कोशिका किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिका
कोशिका में ही जंतु आ जा रहा है, यानी कि यह जंतु में ही पाई जाती हैं या पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती। इसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ना क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसका जो रसधानी होता है बहुत छोटी आकार में होता है। लेकिन यह भी यूकैरियोटिक कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल जीवाणु आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नील हरित शैवाल कहा जाता है। जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, अभी हमने आपको बताया जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि हमें प्रकाश संश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ती, हम परजीवी हैं। रसधानी बहुत छोटी होती है। रसधानी पाया जाता है, हम मना नहीं किए हैं, रसधानी पाया जाता है, लेकिन आकार में बहुत छोटा होता है। लाइसोसोम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। और बात किया जाए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, जो कि कोशिका का पावर हाउस है। इसे पावर हाउस कोशिका का क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं आगे। तो पहले बात कर लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या क्या है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। लक्षण पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित और जंतु कोशिका में अनुपस्थित। पादप कोशिका में पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो होता है उपस्थित होता है, और वहीं जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित। और इसमें क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है पादप कोशिका में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करना होता है। क्यों करना होता है ये भी बता दिए। और वहीं पे जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। और रसधानी, रसधानी की बात की जाए तो जंतु कोशिका में रसधानी बहुत बड़ी और अस्थाई होती है। जंतु कोशिका में रसधानी बहुत बड़ी छोटी होती है, वहीं पादप कोशिका में रसधानी बहुत बड़ी होती है। रसधानी अस्थाई और बड़ी पाई जाती है, और छोटी और अस्थाई। रसधानी, रसधानी क्या होता है भैया, आपको हमने बताया यहाँ पे फूड वगैरह, ये सब फूड हो गया, इसमें जो पोषण है उसे एकत्रित करता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम किसे कहते हैं, इसे आगे हम समझेंगे। इसमें अनुपस्थित, पादप कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, और वहीं जंतु कोशिका में उपस्थित। पादप कोशिका में अनुपस्थित लाइसोसोम, जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप डीएनए आरएनए ये सब तो आगे समझते ही हैं। कमेंट जरूर करते रहिएगा, आपको किसी भी प्रकार का ये भाई परेशानी नहीं होने देगा। सब कुछ जो ना समझ में आए जरूर पूछिएगा। आकार, जो पादप कोशिका होती है उसका आकार निश्चित होता है, निश्चित तो होता है लेकिन किसमें होता है, वह होता है चतुर्भुजकार, यानी कि उसकी भुजाएं 4 होती हैं। रावण के 10 थे, रावण के 10 थे, लेकिन इसके 4 ही होते हैं। और इसका आकार, जंतु कोशिका का आकार जो है वो अनिश्चित होता है। जंतु कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता। अब आगे बात करते हैं कोशिका के आवरण। कोशिका का आवरण जैसे हो गया कोशिका भित्ति और हो गया कोशिका झिल्ली, इसके बारे में बात करते हैं। कोशिका झिल्ली, पहले कोशिका झिल्ली के बारे में, लचीली लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है लचीली होती है,
जैसे वो स्पंज वाला बॉल आता है उसी तरह लचीला। यह वर्णात्मक पार्यगम की बनी होती है। यह वर्णात्मक पार्यगम झिल्ली होती है। यह किससे बनी होती है? लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, और इसमें वर्णात्मक पार्यगम झिल्ली होता है। और कोशिका भित्ति की बात की जाए, इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जो बनी होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। यह हमने अभी अंतर में ही बता दिया, उससे पहले अलग अलग करके बता दिया। अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। इससे आसान भाषा में आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाला है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह सख्त होती है, सख्त यानी कठोर, तभी तो इसका आकार निश्चित होता है भाई। अगर वर्ण जंतु कोशिका की तरह लचीला होता तो इसका भी आकार ढिलर पलोर इधर उधर हुआ करता। तो आगे बढ़ी तो चला, बढ़ा था ही आगे। यह कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, तभी तो यह चतुर्भुज आकार में पाया जाता है। आगे कोशिका द्रव्य और केंद्रक में अंतर। कोशिका द्रव्य क्या होता है? जो पूरे कोशिकाओं के यह जो है कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य, इसमें सारे अंग पाए जाते हैं। जैसे यहां पे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। और केंद्रक द्रव्य भी होता है, जो कि केंद्रक के आवरण के अंदर पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक में तो ये पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे डायग्राम के थ्रू आप समझिए, डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। या तो केंद्रक हो गया, ठीक, ये कोशिका द्रव्य हो गई, या केंद्रक हो गया, और यह केंद्रक छिद्र हो गया। केंद्रक छिद्र क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसे भी तो पोषण की जरूरत है। आखिर वो पूरे कोशिकाओं का दिमाग है। जैसे हमारे पूरे शरीर का दिमाग यहाँ पर है, उसी तरह उसका भी तो दिमाग है, उसे भी पोषण की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अर्धपारिगम झिल्ली के द्वारा यह बना होता है। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ जहां सभी अंगक पाए जाते हैं, सभी अंगक पाए जाते हैं। ये तैरते क्यों रहते हैं? क्योंकि द्रव्य पदार्थ में है तो तैरेंगे तो है ही, उसमें ईंटों की तरह तो जुड़े नहीं रहेंगे। और केंद्रक की बात कर ली जाए, कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। नियंत्रण कक्ष अभी हमने आपको बताया, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग क्या है? केंद्रक। कोशिका का दिमाग केंद्रक है। अब कोशिका नियंत्रण कक्ष तो होता है, कोशिका को नियंत्रण कक्ष कहते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली, केंद्रक झिल्ली से ढका होता है, दोहरी झिल्ली से ढका हुआ होता है। जो केंद्रक होता है वह, उसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जो कि सभी उपापचयी अंगों क्रियाओं को नियंत्रण करता रहता है। सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता रहता है, नियंत्रित करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम कब से बोल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है और इसका आकार किस प्रकार होता है? यह जो मुड़ी मुड़ी संरचना है इसे क्या बोलते हैं? या तो, और ये फोल्डेड क्यों है पूरा, तो इसे भी बताने वाले हैं। यह जो अंगुली के समान संरचना आपको दिख रही है, इसे बोला जाता है क्रिस्टी। यह क्यों इतना मोड़दार है? क्योंकि ज्यादा समय मिल सके ऊर्जा बनाने का, क्योंकि इसे पूरे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जैसे कि हमारे घर में बिजली आती है तो वो कहाँ से आती है? कहीं पावर हाउस से आएगी, कहीं
पावर हाउस तक तो आती है, फिर ट्रांसफार्मर से आपके घर तक पहुंचती है ना। उसी प्रकार यह कोशिका का पावर हाउस है। इसमें अंगुली के समान इस प्रकार संरचना पाई जाती है पूरे कोशिकाओं में, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इसको हम क्रिस्टी कहते हैं, आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली बोले या क्रिस्टी बोले, क्रिस्टी बोलेंगे या वैज्ञानिक शब्द है या और अच्छा है। ये इस पूरा आप कंप्लीट करिए, इससे आपके नंबर फाइनल है। इसे कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है, जो कि हमने आपको बता दिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी क्या होता है? जब ग्लूकोज हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है तो वह ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ऊर्जा किस रूप में होता है? वह ऊर्जा जो होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा, इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। और यह दोहरी झिल्ली पाई जाती है। यह जो है बाएं झिल्ली है, यह बाएं झिल्ली है। इसे पहले रिमूव कर दें, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यह जो है झिल्ली, यह बाएं झिल्ली है, और ये क्रिस्टी नुमा संरचना जो है यह आंतरिक झिल्ली या क्रिस्टी कहा जाता है। दोहरी झिल्ली या आंतरिक झिल्ली, यह दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अब आगे बात करने वाले हैं ईआर। ईआर क्या होता है? और अब आगे बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है और अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती हैं। आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं राइबोसोम और यह हम ईआर जिसे हम कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती हैं, वो किस हिसाब से बांटा गया है। एक होती है खुरदरी, जिसके ऊपर खुरदरी यह क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? या प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। यह खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, यह राइबोसोम चिपके होते हैं इस पर राइबोसोम क्या होते हैं? चिपके होते हैं। और यह राइबोसोम का कार्य क्या है? यह प्रोटीन बनाता है। और वहीं पर खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी, इस पर राइबोसोम चिपके होते हैं या प्रोटीन बनाती है। अब खुरदरी जो होती है वह खुरदरी क्यों पाई जाती है? ये देखिए, इस तरफ खुरदरी सब पाई जाती है। ये जो आपको बिंदी की तरह दिख रहा है, यह राइबोसोम है। इस पर राइबोसोम चिपके हुए हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। और वहीं एक तरफ चिकनी अंतःद्रवी जालिका, ये है चिकनी अंतःद्रवी जालिका, जो कि वसा और कोलेस्ट्रॉल बनाती है। वसा बनाती है और कोलेस्ट्रॉल बनाती है। अब यह तो हमने समझ लिया। अब चिकनी अंतःद्रवी जालिका के बारे में आपने समझ लिया। इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, यह वसा और कोलेस्ट्रॉल बनाती है। और यह परिवहन के लिए नलिकाएं सुविधा प्रदान करती है। परिवहन जो होता है नलिकाओं की सुविधा प्रदान करता है। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं गाल्जिकाए व लाइसोसोम। गाल्जिकाए व लाइसोसोम क्या होती हैं?
गाल्जी काय से ही टूटकर लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। यह गाल्जी काय हो गया, यानी कि गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है पुटिकाएं, इसी से ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। गाल्जी काय प्रोटीन और लिपिड पैकेजिंग और संग्रहण करता है। या प्रोटीन आया, लिपिड आया, इसको पैक कर दिया। क्या कर दिया? पैक कर दिया। लिपिड और प्रोटीन को एक पैकेट में बांधेगा और आगे भेज देगा। पैकेजिंग और संग्रहण करता है। इसको संग्रहण जेब में हाथ डाल के रख ले। और लाइसोसोम क्या होता है? या इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम कोशिका अपशिष्ट निपटाने के लिए होता है। जैसे कोशिकाओं में कोई भी अंग खराब हो गया तो लाइसोसोम एक ऐसा केमिकल रिलीज करेगा, फट जाएगा, जिससे अगर कोशिका पूरी डेड होने वाली है तो फट के कोशिका को पूरी तरह नष्ट कर देगा। या फिर ये एक शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, जैसे केमिकल हमने बोला ना, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इससे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैली। अब आगे बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जो कि क्यों पाया जाता है? प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्रोमोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग की पत्तियों में पाई जाती है। जितना भाग आपको पेड़ पौधे का हरा दिखे वो किससे बना होता है? क्लोरोप्लास्ट से। या क्रोमोप्लास्ट है या ल्यूकोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट यह सफेद होता है, रंगहीन यानी कि होता है। और वहीं यह हरे रंग का पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे क्लोरोफिल भी कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड फूलों और फलों में पाए जाते हैं। जो आप फूल रंगीन देखते हैं, गुलाब देंगे ना, तो वह भी इसी का बना होता है। समझ गए ना? आप गए बोल दिए गुलाब देके, अब क्या बोले वो समझ जाइए कमेंट में। यह रंगहीन सफेद होते हैं। इसमें स्टार्च, वसा, प्रोटीन संचित करता रहता है। जड़ों में वसा, प्रोटीन और स्टार्च, जिस वसा यानी कि तेल संचित करता रहता है। और वहीं क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का प्लास्टिड होता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एवं रसधानी। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक अपना फर्ज निभाती है। क्यों? या प्रकाश आ रहा है, प्रकाश को कैच करेगी, फिर इससे भोजन बनेगा। भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपने आप को तगड़े करते हैं, भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। वो किस कारण से? क्लोरोफिल की वजह से। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक भूमिका निभाता है। अब रसधानी क्या होती हैं? जो कि यह बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, बहुत बड़ी पाई जाती हैं। यह कोशिका के शरीर में 50 से 90% तक कैप्चर कर लेती हैं। यह तरल ठोस पदार्थ को संग्राहक थैली है। यह तरल और ठोस पदार्थ जो होते हैं उसे संग्रह कर लेता है।
पादप कोशिकाओं में यह बहुत बड़ी और होती है और कठोरता प्रदान करती है। पादप कोशिकाओं में यह बहुत बड़ी और होती है जो कि 50 से 90% तक पाई जाती है। 50 से 90% तक पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं डीएनए। आपने शुरू से ही सुना होगा डीएनए डीएनए डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जीवन का ब्लूप्रिंट जिसे कहा जाता है। यही वो आनुवांशिक पदार्थ है जिससे माता पिता के लक्षण बच्चों तक पहुंचते हैं। स्थान कोशिका के केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। कार्य आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना। और इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज की थी। और वहीं पर ये दोहरा यानी कि द्विकुंडलित डीएनए की खोज किसने की? वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक थे जिन्हें इसी खोज की वजह से नोबेल पुरस्कार मिला था। डबल हेलिक्स मॉडल, द्विगुणित मॉडल की खोज इन्होंने ही की थी। वाटसन और क्रिक ने प्रकृति। डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है। इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, इसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और क्षार युग्मन, यह इसमें जो क्षार युग्मक पाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? एडेनिन होते हैं, एक तो ग्वानिन होते हैं, साइटोसिन, और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब इसमें डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है? इसमें भी क्षार युग्मक नियम जो होता है, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। अब आगे बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन का संदेशवाहक, प्रोटीन निर्माण का संदेशवाहक होता है। यह 3 प्रकार की होती हैं। आरआरएनए, टीआरएनए। पहले आता है एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। आरआरएनए मैसेंजर आरएनए जिसे कहा जाता है, वहीं टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, और वहीं आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। एमआरएनए की बात की जाए, यह अमीनो अम्ल की पहचान करता है। आरआरएनए जो होता है अमीनो अम्ल का पहचान करके उसे लाइन में, जैसे आप क्लासों में जाते हैं, लाइन में कहीं लगते हैं, लाइन में लगाता है, एक सुव्यवस्थित क्रम में लगाता है, वही काम होता है एमआरएनए का, यानी कि मैसेंजर आरएनए का, सुव्यवस्थित करता है। और टीआरएनए की बात की जाए, टीआरएनए क्या होता है? यह आवश्यक अमीनो एसिड का परिवहन करके, आवश्यक अमीनो एसिड जो है उनका परिवहन करता है, उन्हें राइबोसोम तक लाता है। राइबोसोम तक आखिर ये क्यों लाता है अमीनो एसिड्स को? क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है। आरआरएनए यह राइबोसोम पर स्थित एक वास्तविक प्रोटीन निर्माण कार्य करता है। यह राइबोसोम पर स्थित होता है, वास्तविक में यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। तो आज हमने जीवन की मौलिक इकाई के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की। जय हिंद।